यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के जून 2023 के जो एग्जाम होने थे उसकी डेट्स जो है वो फाइनल हो चुकी है। तो अपने कॉमर्स का जो एग्जाम है वो है 13 जून को, और जो हमारे मैनेजमेंट का एग्जाम है वो है अपना 16 जून को। क्योंकि एग्जाम जो है वो बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो एग्जाम में जाने से पहले हम लोग जो है हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है पेपर नंबर 2 के लिए, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के लिए भी एज वेल एज मैनेजमेंट के लिए भी। तो हम लोग जो है वो अभी तक हम लोग जो है वो 3 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे, फिर हम लोगों ने जो है वो अकाउंट्स के क्वेश्चन को कवर किया। आज सुबह जो हमने वीडियो बना के डाला उसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंस के क्वेश्चन को जो है वो कवर किया है। अब आज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 67 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे अपने एनटीए नेट के लिए, जो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, चाहे वो पेपर नंबर 1 हो, चाहे पेपर 2 कॉमर्स हो, चाहे आपका पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट हो। तो अपना जो कॉमर्स के अंदर यूनिट नंबर 3 है, दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसके बढ़िया वाले टॉप 67 क्वेश्चंस को आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 40 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी उसके अंदर डाल दी हैं, और उसका सॉल्यूशन जो है मैंने उसके अंदर लिख दिया, तो वो आपको वो पीडीएफ के लास्ट में जो है वो लगा मिलेगा, तो आप उसको जरूर देख के जाना। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार ये क्वेश्चन को जरूर देख जाना। एक बार तो वीडियो लगा लेना, दोबारा मुझे लगता नहीं कि आपको वीडियो का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, फिर आप पीडीएफ जो है वो जरूर देख के जाना। तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको जो है वो मिलेगा। ओके जी, तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को। ये कंप्लीट होगा, देन उसके बाद में फिर हम लीगल एस्पेक्ट भी देखेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जो है कवर करेंगे हमारा स्टैट्स का और मार्केटिंग का पोर्शन। ओके जी, और कल मोस्ट प्रोबेबली ये कि कल हम जो है वो 2 यूनिट के हमारे पेपर नंबर 1 के एमसीक्यूज को भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना जी सर। तो चैनल के ऊपर आप बने रहिएगा और एमसीक्यूज जरूर लगा के जाना, एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। जो अभी तक मैंने 3 आपको सब्जेक्ट के करवाए हैं वो दी एंड क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ भी पूछेगा। चाहे वो अकाउंट्स के क्वेश्चन देख लो, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे आपके फाइनेंस के क्वेश्चन की बात कर लो। क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैसा है, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, और इससे बाहर कुछ भी जो है वो मुझे नहीं लगता कि आने वाला है, ठीक है ना जी। तो आप इनके ऊपर पूरा रिलाई कीजिए और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करके जाइए, तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ओके जी, तो आइए हम लोग जो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, अभी कुछ क्वेश्चन वो है जो अभी लेटेस्ट जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने वो क्वेश्चन भी इसके अंदर कुछ इनकॉर्पोरेट किया, पीवाईक्यू है, तो वो भी आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, ठीक है। तो वो हम पहले पढ़ते हैं और फिर हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। बोलता था स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी की स्टडी करना, वो सब्जेक्ट मैटर है किस तरह के इकोनॉमिक्स का। तो देखो हमने पढ़ा था कि 2 तरह की हमारी इकोनॉमिक्स होती है बेसिकली। राघव फ्रिश ने जो है वो क्या किया था, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट के अंदर बाइफरकेट करा था, मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी को बेसिकली या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो स्टडी है उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया था। एक होता है जी कौन सा आपका माइक्रो लेवल, और एक है कौन सा मैक्रो। तो अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो बेरोजगारी की क्या दर चल रही है और किस तरह की वो बेरोजगारी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल है, वो कौन सी है, तो उसको जो है वो हम उसके बारे में जो स्टडी करना, ठीक है ना। तो वो हम कहां करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे करते हैं या मैक्रो लेवल पे करते हैं, तो वो हम करते हैं कहां पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें, मैक्रो। तो स्टडी करना अनएम्प्लॉयमेंट का, वो सब्जेक्ट मैटर है किसका, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, वो पार्ट है जी आपका किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका, मैक्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज द मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड। सबसे पहली बात तो ये है भाई, इन इलास्टिक डिमांड होती कौन सी है। इन इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसमें, ध्यान देना, इन इलास्टिक डिमांड जो वो कौन सी होती है जिसमें प्राइस के बढ़ने या प्राइस के कम होने का हमारी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर जो है नो इफेक्ट, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक डिमांड जो है वो कहां पे आपको जो है देखने को मिलेगी। तो इन इलास्टिक डिमांड ये आपको 4 अलग अलग तरह के जो है वो क्या दे रखे, 4 अलग अलग तरह के आपको आइटम्स दे रखे, और आपको बताना है इनमें से इन इलास्टिक डिमांड किसकी होगी, तो वो होगी किसकी, सोल्ट की। किसकी, सोल्ट। बेसिकली नमक जो है ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड जो है वो क्या रहती है, इन इलास्टिक। नमक का रेट बढ़ जाए या नमक का रेट कम, अगर बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कि हम कम खाना शुरू कर देंगे, जो हमको चाहिए वो तो उतना, तो जितना अपने को चाहिए वो तो हम कंज्यूम करेंगे, और अगर नमक का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, ये भी नहीं है। तो नमक की जो डिमांड है वो कैसी रहती है, इन इलास्टिक है, कि प्राइसेस के, नमक के रेट के बढ़ने का या नमक के रेट के कम होने का नमक की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर जो है कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन या फिर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस फर्म का, वो किसने प्रोवाइड किया था। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो वो दिया था किसने, विलियम जे बोमल ने। किसने दिया था, बोमल ने। देख लेना एक बार।
आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप एंड द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑन ऑल द पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर। पहले तो ये बताओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर कौन सा होता है? सर एक ऐसा डिमांड कर जहां पे ईडी जो है, यहां पे इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या रहेगा? 1 रहता है। क्या क्या रहेगा? 1 रहेगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर। तो जहां पे आपका इलास्टिक डिमांड जो है वो किसके बराबर होता है? यूनिटरी के। किसके? यूनिटरी। जहां पे ईडी जो है वो क्या होती है? यूनिटरी इलास्टिक होती है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करके अलग अलग पॉइंट पे आपका जो ईडी रहेगा, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डिमांड कर होता है आपका, उसके हर पॉइंट के ऊपर आपका इलास्टिक डिमांड जो है वो तो क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जो आपका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? चेंज होता है। चलो अब अपने को कुछ यहां पे बातें बता रखी है, अपने को इसको पढ़ना है। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है रिगार्डिंग द स्लोप एंड द पॉइंट इलास्टिसिटी और ऑल द पॉइंट ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर ऑफ ए प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो है वो क्या बोलते हैं? स्लोप रिमेन द सेम व्हाइल पॉइंट इलास्टिसिटी गोज ऑन चेंजिंग। ऐसा होता है क्या सर? पॉइंट इलास्टिसिटी बल्कि सेम होती है और जो स्लोप है वो क्या होते रहेगा? चेंज। क्योंकि इलास्टिसिटी हमेशा किसके बराबर होगा? अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करोगे तो वहां पे ईडी जो है वो किसके बराबर रहेगा? 1 के। सेकंड, तो ये तो पहला गलत हो गया। सेकंड, स्लोप गोज ऑन चेंजिंग। बोलते जो स्लोप है वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जबकि व्हाइल पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन द सेम। ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करके अंदर जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो हमेशा क्या रहती है? आपका सेम रहती है। लेकिन जो स्लोप है वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 4th का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंक शेप रेवेन्यू कर्व। जो किंग शेप का जो डिमांड, रेवेन्यू कर्व मतलब डिमांड कर्व, तो किंग की डिमांड कर्व जो है फॉर्म का वो किस तरह के मार्केट से रिलेटेड है? तो किंग की डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का डिमांड कर्व, ये जिसके अंदर बीच में क्या आ जाएगा? किंक आ जाएगा। जिसके अंदर बीच में एक मोड़ आ जाता है उसको बोलते हैं किंक की डिमांड कर्व। ऊपर का जो पोर्शन रहेगा वो क्या होता है? यहां पे ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है और यहां पे जो ईडी है वो क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो किंक की डिमांड कर्व जो है हर मार्केट के अंदर आपको डिमांड कर्व जो है वो कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व ऐसा होता है आपका। ओलिगोपोली के अंदर आपको मैंने बता दिया। मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व इस तरीके का होगा। मोनोपोलिस्टिक के अंदर डिमांड कर्व इस तरीके का, थोड़ा मोर इलास्टिक होता है और मोनोपोली में लेस इलास्टिक। लेकिन जो ओलिगोपोली मार्केट है उसके अंदर आपको जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। वो कैसा मिलेगा? किंकी नेचर का। किंकी का मतलब जो है उसके अंदर थोड़ा सा क्या मिलेगा? मोड मिलेगा। तो जो किंकी डिमांड कर्व है वो 2 डिमांड कर्व का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर का पोर्शन वो होता है जहां पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 होती है और नीचे के पोर्शन में ईडी इज लेस देन 1 होती है। ठीक है जी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। सबसे पहला बोलता है मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज, ध्यान देना क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस। मोनोपोलिस्ट जो है वो कोई भी प्राइस है वो क्या कर सकता है? चार्ज कर सकता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मोनोपोलिस्ट जो है वो कितना भी प्राइस बढ़ा ले जिससे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले, ऐसा है सर। मोनोपोली के पास जो मोनोपोलिस्ट फर्म होती है उसके पास 2 पावर होती है, या तो वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है या वो क्वांटिटी को। ऐसा नहीं होता कि वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को क्या कर ले? कंट्रोल कर ले। तो पहली सिचुएशन तो क्या हो गई है? पहली जो स्टेटमेंट वो तो रॉन्ग हो गई है। दूसरा बोलता स्लोप जो होता है मोनोपोली एमआर कर्व का वो ट्वाइस होता है किसका? एआर कर्व के। ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। जो स्लोप होता है मोनोपोली एमआर कर्व का जो स्लोप रहेगा वो क्या होगा? दुगना होगा किसके? एआर कर्व से। ठीक है जी। फिर नेसेसरी कंडीशन जो है फॉर मोनोपोली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वो है एसी इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू एमसी। ये होता है क्या सर? लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली फर्म हमेशा जो है वो क्या कमाती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? कि जहां पे एआर इज ग्रेटर देन एसी होता है। तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अगला, मोनोपोलिस इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमसी इक्वल टू एमआर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो भी एक मोनोपोलिस फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब उसका एमसी और एमआर दोनों क्या होते हैं? बराबर है। आगे तो ये करेक्ट है। अगला, इक्विलिब्रियम प्राइस है मोनोपोलिस का इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म। ये बात भी एकदम क्या है? करेक्ट है। जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है मोनोपोलिस फर्म का वो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव फॉर्म से जो हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ये बात भी क्या है? करेक्ट। क्योंकि उसकी मोनोपोली है तो वो रेट जो है उसका इक्विलिब्रियम प्राइस जो रहेगा वो हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आता है। तो आंसर जो बनेगा 6 का वो क्या बनेगा? बी, डी एंड ई बोले तो 3rd। चलो जी नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हिंडर करता है, रुकावट पैदा करता है द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कार्टल। पहली बात तो यह कि कार्टल क्या होते हैं? तो कार्टल जो है वो ग्रुप ऑफ फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। कार्टल का मतलब जो है वो क्या होता है? दिस इज नोन एज अ ग्रुप ऑफ फॉर्म। तो कुछ फॉर्म मिलकर के जो है वो क्या बनाती है? कार्टल बनाती है। एग्जांपल जनरली आपको यहां पे देखने को मिलेगा सीमेंट इंडस्ट्री के।
कहां पे? सीमेंट इंडस्ट्री में। और वहां पे आपको जो है वो फर्म्स है वो उन्होंने मिलकर क्या कर लिया? कार्टेल बना लिया और सीमेंट बैग का रेट जो उन्होंने सबने मिलकर जो क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या है बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या करते हैं? रुकावट पैदा करते हैं। जो क्या करते हैं? रुकावट पैदा करते हैं क्या करने में? फॉर्मेट करने में कार्टेल। कि आपका मन तो है कार्टेल बनाने का, लेकिन आप कार्टेल नहीं बना सकते, उसमें कुछ समस्या आएंगी। अब वो समस्या क्या है? पहला, लेस नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। क्या ये एक समस्या है कि अगर मान लो इंडस्ट्री में कम फर्म है तो क्या कार्टेल नहीं बन सकता? सर बन सकता है। ये क्या मतलब है? ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कार्टेल तब बनता है जब जनरली जो फर्म्स होती है वो सिमिलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या करते हैं? डील करती है, और अगर वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील करेंगे तो वो कार्टेल नहीं बनाती है। तो कार्टेल कब बनेगा? जब सारी फर्म जो वो एक जैसा सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रही है? सेल कर रही है। तो ये एक समस्या है। दूसरा, डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, अगर सभी फर्म का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या अलग अलग है, किसी की मार्जिनल कॉस्ट कुछ आ रही है, किसी की दूसरी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट कुछ आ रही है, तो वो कार्टेल कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कार्टेल बनता है एक इक्विलिब्रियम रेट को फिक्स करने के लिए। अब यहां पर कार्टेल में क्या होता है कि एक रेट जो डिसाइड कर दिया जाता है और सभी फर्म उसके ऊपर जो है वो क्या करेंगी? सामान को बेचेंगे। लेकिन अगर आपका मान लो कॉस्ट कर्व जो है वो हर फर्म का अलग अलग है, तो क्या आप कार्टेल की बात मानोगे या आप प्राइस है वो अपने हिसाब से करोगे? सर हम अपने हिसाब से करेंगे। तो अगर मान लो जो फर्म्स जिनका आपने कार्टेल बनाया, अगर उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है, तो वहां पे जो है वो समस्या आएगी। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा, लो फ्रीक्वेंसी सेल कपल विद ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट, अगर मान लीजिए जो सेल्स है वो क्या है? आपका कम है, तो वहां पे कार्टेल बनाने का कोई भी नहीं, क्योंकि हर फर्म ये चाहेगी कि हम लोग जो है वो क्या करें? हमारा सामान जो है वो ज्यादा बिके। तो ये भी एक समस्या है। आगे, एब्सेंस ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये एक समस्या क्या? नहीं, ये जो है अगर मान लो एमआरटीपी नहीं है तो बल्कि ये तो अच्छी चीज है कि आप कार्टेल जो बनाओगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी, सी एंड डी। बोले तो 7th का फर्स्ट। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोलता है अरेंज करें फॉलोइंग स्टेप इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टू फोरकास्ट द डिमांड। डिमांड को अगर आपने फोरकास्ट करना है, एक प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करना है, तो आपको जो है वो ये 5 आपको क्या दे रखे हैं? स्टेप दे रखे हैं। ये 5 आपके पास में क्या है? स्टेप्स हैं। इनको आपने जो है वो क्या करना है? अरेंज करना है सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब यहां पे जो है वो अलग चीजें दे रखी है। अब देखो, जब कभी भी आपको डिमांड फोरकास्टिंग की अगर बात आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सर डिमांड को अगर फोरकास्ट करना हो तो हम सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव को जो है वो क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं, या ऑब्जेक्टिव को हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो वो क्या आएगा? सी, ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे? सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद फिर हम लोग जो वो क्या टाइम डिसाइड करते हैं कि अपने को लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन के लिए जो है वो डिमांड को क्या करना है? फोरकास्टिंग करना है। तो आप जो है वो यहां पे क्या करते हो? डिटरमाइन करते हो टाइम पर्सपेक्टिव, डी। ये करने के बाद में फिर आप जो है वो क्या करोगे? फिर आप जो है वो चॉइस करोगे कि आपका जो मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, किस मेथड को यूज करोगे आप? डेल्फी टेक्निक को यूज करोगे, ग्राफिकल मेथड, मतलब किस मेथड को आप यूज करोगे, तो वो डिसाइड करते हो। ए, मेथड सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे? उस मेथड के बेस पर डेटा का कलेक्शन करोगे और डेटा एडजस्टमेंट करोगे। फिर क्या होगा? ई, और डेटा एडजस्टमेंट करने के बाद आखिरी में जो है वो आपने क्या करना है? एस्टिमेट एंड इंटरप्रेट करते हैं किसको? रिजल्ट को। बोले तो बी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी डी ए ई बी, सी डी ए ई बी। ये आपका जो है वो सीक्वेंस बन जाएगा। चलो जी आगे, 8th का हो गया आपका सेकंड। आगे 9th क्वेश्चन बोलता है असर्शन दे रखिए थ्योरी जो है प्राइस डिटर्मिनेशन का, थ्योरी किसका? प्राइस डिटर्मिनेशन का जो थ्योरी है अंडर द ओलिगोपोली मार्केट आर फाउंड टू बी इनएप्लीकेबल टू रियल लाइफ मार्केट कंडीशन। बोलता है जो थ्योरी है प्राइस डिटर्मिनेशन की, कि हम लोग जो ये बोलते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट में आप प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो, हमने अलग अलग उसके लिए जो थ्योरी होती है, एजोट मॉडल है, कॉर्नेट मॉडल है। तो बोलते हैं ये जितने भी थ्योरीज है वो सब क्या है? इनएप्लीकेबल है इन रियल लाइफ मार्केट कंडीशन। ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात कि ओलिगोपोली मॉडल के अंदर जो है प्राइस डिटर्मिनेशन की जो थ्योरी होती है वो आपकी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये बात क्या है? करेक्ट है। फिर ये रीजन में बोलता है क्योंकि रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ सेलर, बिल्कुल। इंडिपेंडेंस होती है डिसीजन मेकिंग का, यस। बैरियर होता है एंट्री पे, यस। इनडिटर्मिनेटिव प्राइस एंड आउटपुट होता है, एंड ऑल लीडिंग टू वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन। इस वजह से हमारी जो प्राइस डिटर्मिनेशन की जो थ्योरीज हैं वो हमारे रियल लाइफ मार्केट सिचुएशन के ऊपर जो है, मतलब रियल लाइफ मार्केट कंडीशन पे जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। तो दोनों बातें क्या है? करेक्ट है, और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, बोथ असर्शन रीजनिंग जो वो क्या करेक्ट है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पे स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहला बोल रहा है क्या? बोलता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर टू एक्सचेंज गेन। ट्रांसलेशन कौन सा होता है? सर ट्रांसलेशन एक्सपोजर बेसिकली अकाउंटिंग एक्सपोजर भी बोलते हैं इसको। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर टू एक्सचेंज गेन और लॉस।
एक्सपोजर मतलब कि आपने जो है फॉरेन करेंसी में जितना पैसा आपको रिसीव होना है या जितना आपने पे करना है, ठीक है ना, उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोजर बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन कौन सा होता है, इसको अकाउंटिंग एक्सपोजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर टू एक्सचेंज गेन और लॉस अकरिंग फ्रॉम द डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये बात क्या है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर, कि स्टार्टिंग के अंदर एक्सचेंज रेट कुछ और था और एंड में एक्सचेंज रेट कुछ और था, इसकी वजह से जो इन दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेशन एक्सपोजर। करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द एक्सचेंज रेट। ये बात क्या है, ये बात जो है वो क्या आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है वो क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द एक्सचेंज रेट। ये हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर, दिस इज नॉट द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड का। स्टेटमेंट 1 तो आपकी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आ गया ये एक ऐसा सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक फैक्टर्स या इकोनॉमिक एक्टर इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर, ईच चूज देयर बेस्ट स्ट्रेटजी गिवन द स्ट्रेटजी दैट ऑल द अदर एक्टर हैव चूजन। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, नैश इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कोप डगलस फंक्शन के अंदर अगर क्यू किसके बराबर है, ए के ए और एल बी, ठीक है, और यहां पे ए और बी जो है वो क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी है कैपिटल एंड लेबर का रिस्पेक्टिवली। अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 है तो ये कौन सा रिटर्न टू स्केल है, देखो अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर सॉरी हाँ ठीक है, और अगर ए प्लस बी इज लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आंसर जो बनेगा यहां पे क्या, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 है तो ए प्लस बी अगर एक से क्या ज्यादा है तो अंडरलाइंग रिटर्न टू स्केल जो है वो कैसा होगा, वो होगा जी आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइज, बोला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का पहले तो मतलब बताओ क्या होता है सर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है जब हम जिस रेट से हम फैक्टर्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, हमारा प्रोडक्शन उससे ज्यादा रेट से बढ़ेगा। मतलब देखो आपको मालूम है कि फैक्टर्स में ध्यान देना, फैक्टर्स और जो आपका प्रोडक्शन है, मतलब फैक्टर प्रोडक्शन और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन, इन दोनों के अंदर रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। अगर आप फैक्टर को बढ़ाओगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इनको क्या करोगे, बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप इनको कम करोगे तो प्रोडक्शन भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। ऐसा होता है, यस। अब देखो, अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि हम फैक्टर को जो है वो 10% से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो 15% से बढ़ रहा है। फैक्टर तो सिर्फ 10% से बढ़ा है, लेकिन अगर प्रोडक्शन जो 15% से बढ़े तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो वो किस कारण से होता है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उसके कारण क्या क्या, मतलब ऐसा क्यों होता है कि फैक्टर को तो आप कम रेट से बढ़ा लेकिन आपका प्रोडक्शन उससे ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, मोर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, जितना स्पेशलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना हम जो है वो बढ़िया प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ के आएगा। प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन होता है मशीनरी का। बिल्कुल सही बात है, अगर आप जो मशीन का कैपिटल एसेट का अगर प्रॉपर यूज करोगे तो आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ के आएगा। लोअर प्रोक्यूरमेंट एंड द लॉजिस्टिक कॉस्ट, जितनी कॉस्ट आपकी क्या ये कम आएंगे उतना प्रोडक्शन जो है वो निकल के आएगा। आगे, मोर डिफिकल्टी मैनेजिंग फर्म इफेक्टिवली। अगर मैनेजमेंट में समस्या आएंगी तो क्या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आएगा। सर अगर मैनेजमेंट करने में अगर अपने को समस्या आती है तो अपना वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। एंड लास्ट, मोर इकोनॉमिक्स इन एडवर्टाइजिंग। अगर एडवर्टाइजमेंट करने से जो है वो आपको फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक्स मिल रही है, ठीक है, बचत हो रही है, तो आपका जो है वो प्रोडक्शन बढ़ के आएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी एंड ई, बोले तो फोर्थ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 जो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर रैशनैलिटी जो है इट इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन। कंज्यूमर जो है, हम ये मानते हैं कंज्यूमर जो वो क्या, रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो भी डिसीजन लेगा वो क्या लेगा, सोच समझ के लेगा, अपने विवेक के साथ में वो डिसीजन लेगा और सब कुछ सोच समझ के लेगा, ठीक है। तो बोलते हैं कंज्यूमर रैशनैलिटी का मतलब जो वो क्या है। तो कंज्यूमर रैशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं यहां पे तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला नॉन सैटिस्फैक्टरी ऑफ द नीड। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी नीड जो है वो फुल सेटिस्फैक्शन नहीं है,
मतलब कोई भी नीड जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि अगर मान लो फुलर सेटिस्फेक्शन अगर हो गया तो एक पर्सन जो है या कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, कंजम्पशन करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अब तो मेरे को फुल सेटिटी हो गया, फुल सेटिस्फेक्शन हो गया, अब वो नेक्स्ट जो है वो परचेज करने क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो एक तो ये है कंज्यूमर रैशनैलिटी का मतलब, कंज्यूमर रैशनल है, उसके पीछे के रीजन क्या है, पहला तो ये कि कोई भी नीड जो है या कोई भी डिमांड जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती है। दूसरा, ट्रांजिटिविटी ऑफ द प्रेफरेंस, तो कंज्यूमर जो है वो हमेशा ये करता है कि अगर अगर कंज्यूमर ने बी के मुकाबले ए को प्रेफर कर लिया, ठीक है, और तो अगली बार वो जो है वो ए के मुकाबले में बी को प्रेफर नहीं करेगा, तो प्रेफरेंस में हमेशा क्या रहेगी, ट्रांजिटिविटी, ये भी है। फिर कार्डिनल मेजरमेंट होता है क्या, कार्डिनल मेजरमेंट होता है, हाँ जी सर, कार्डिनल मतलब जो अपनी यूटिलिटी है उसको कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, यस। सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव होता है, बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर का जो इकोनॉमिक मोटिव है वो कैसा होता है, सेल्फिश। कंज्यूमर हमेशा यही चाहता है कि वो कम पैसे के अंदर जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना चाहता है, यस। ऑर्डिनल मेजरमेंट करते हैं क्या सर, यहां पे जो है वो रैशनैलिटी की जो असम्पशन है वो कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो है वो काम करती है, वो ऑर्डिनल में नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अब आंसर जो है वो यहां पे बन रहा है ABCD, लेकिन देखो ऑप्शन के अंदर ABCD नहीं है, ठीक है ना, तो आंसर यहां पे जो ऑप्शन दे रखा है A B और उसके साथ में जो है वो क्या D, तो आंसर जो बनेगा 14 का वो क्या बनेगा 4। वैसे ये भी होता, ठीक है ना, ये भी है कि हम यूटिलिटी को जो वो कार्डिनल मेजरमेंट करते हैं, ये भी एक रीजन है। अगर ABCD होता तो फिर मैं ABCD को करके आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आपको जो है इन दोनों को आपस में जो है वो क्या करना है, मैच करना है। आपको कोर्स कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, तो आपको इनको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। चलो जी, सबसे पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो बाहर के लोगों को अपने को पे करने होते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म, आउटले बाहर जाएगा पैसा। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कौन सी होती है, कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटले ऑफ द मनी ऑफ द फर्म, जिसमें आपको जो है वो कैश बाहर भेजने, मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर जो है आपका कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्प्लिसिट। टोटल कॉस्ट जो है वो कौन सी होती है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इनपुट दैट ए फर्म यूज इन प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल कॉस्ट। और संक कॉस्ट जो है वो कौन सी होती है, एक ऐसी कॉस्ट दैट ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर, जो खर्च हो चुका है और वो अब रिकवर नहीं हो सकता और उसका डिसीजन मेकिंग पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, संक कॉस्ट। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 3rd। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट इज स्मॉलर देन द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये बात सही है गलत है, सर ये बात जो है वो एकदम क्या करेक्ट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कम होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या ज्यादा, क्योंकि देखो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट वो कैसे निकलता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम निकालते हैं टोटल सेल में से जो है ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जो है हम माइनस करते हैं। वही अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, आप रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी और साथ में जो है इसमें से इंप्लिसिट कॉस्ट को भी जो है वो क्या करते हो, माइनस करते हो। तो अगर मान लो रेवेन्यू आपका 100 रुपीज है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो है मान लो 70 रुपीज, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आएगा 30। और यहां पे इकोनॉमिक प्रॉफिट में अगर मान लो ये 100 है, ये 70 है और ये इंप्लिसिट कॉस्ट अगर मान लो आपकी 15 रुपए है, तो फिर आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कितना निकल के आएगा, 15 रुपए। तो क्या ये इससे कम है, यस। तो हम बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है स्मॉलर है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, यस। फिर बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू माइनस ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस में एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस में इंप्लिसिट कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी दोनों क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर जो है वो क्या ट्रू है, और आर जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, फर्स्ट। आगे आपको यहां पे जो दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 जो वो क्या बोलती है, दिस स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर जॉइंट प्रोडक्ट आर सेपरेटली आइडेंटिफाई, जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट को आप सेपरेटली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ, बिल्कुल सही बात है। अगर एक ऐसी स्टेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप किसी ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां पे आप जो जॉइंट प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको क्या कर सकते हो, एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पे आप जाओ दोनों प्रोडक्ट को एक दूसरे से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर बोलता है प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर नोन एज अ सेपरेबल कॉस्ट, ये बात भी एकदम क्या सही है, क्योंकि वो कंबाइंड कॉस्ट थोड़ी है। अब दोनों जब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी जो है वो क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है, और वो जो है वो डिसाइड हो गया कि ये हमारा क्या जॉइंट प्रोडक्ट है, और कौन सी पॉइंट आ गया, स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गया, जहां पे इसको हमने अलग आइडेंटिफाई कर लिया, इसको अलग आइडेंटिफाई कर लिया। तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब बी के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी और ए के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो ए की होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेपरेबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, सेपरेबल कॉस्ट। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बोलते बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बोलते फर्स्ट। ओके जी, ये 17 क्वेश्चन जो है वो इस बार के हमारे एनटी नेट के एग्जाम के अंदर, कॉमर्स के अंदर पूछे गए थे। कितने सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी है क्या इसमें,
नहीं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब जो आपको मैं 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है। आप उसको करेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैनेजमेंट यूनिट के लिए है, स्पेशली मैनेजमेंट के लिए है, कॉमर्स के लिए नहीं है। तो कॉमर्स वाले अगर चाहें तो पढ़ लेना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो अब जो है आपके सामने जो आएंगे वो टोटल मिला के 90 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और आ रहे हैं। 17 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, 90 और है। इन 90 में से 50 को हम लोग जो है वो आज वाले वीडियो के अंदर जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन रह जाएंगे इसको आप चाहें तो आप सेल्फ कर सकते हैं। इसके आंसर जो है मैं पीछे लगा के दे दूंगा आपको। ओके, हाँ जी, तो आंसर की आपको मिल जाएगा। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, क्या बोलता है, पढ़ो जी पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, बोलता है द इकोनॉमिक, ध्यान देना, द इकोनॉमिक, द इनकम और द गेन, पढ़ो, द इनकम और द गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेकंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास कोई रिसोर्स है, अगर आप उसका जो है वो क्या करते हो, सेकंड बेस्ट, आपके पास जो है वो ये एक पेन था, इस पेन को आप जो है वो यूज कर सकते थे मान लीजिए टैब के ऊपर लिखने के लिए। अगर आप उसको टैब पे यूज ना करके कहीं और करते हो तो वहां से आपको जो गेन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बेस्ट यूज। कोई भी रिसोर्स है, जब आप उसका सेकंड बेस्ट यूज करते हैं तो वहां से जो भी आपको जो है वो क्या मिलता है, जो भी आपको, अगर इसको जो है वो मैं टैब पे यूज ना करके कहीं और करता, वहां से जो मुझे फायदा मिलता, लेकिन अब फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि मैं उसको कहीं और यूज कर रहा हूं, तो वो जो फायदा मैंने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या बोलता है, द इनकम और द गेन एक्सपेक्ट था फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स, जो हमने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया ड्यू टू द बेस्ट यूज ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which one of the following is true for a monopoly firm that operate at the level of the output, जहां पे MR इक्वल टू क्या है, MC है। अब MR अगर इक्वल टू MC है तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है सर, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। और अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है तो वहां पे फर्म क्या कमा रही होगी, फर्म जो है, अगर हम बात करते हैं मोनोपोली फर्म जो है वो अगर मान लो किस लेवल पे काम करिए, MR इक्वल टू MC लेवल के ऊपर काम करे, तो फर्म किसमें, इक्विलिब्रियम। और फर्म मोनोपोली फर्म जो है वो अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो वो क्या कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और यहां पे जो है वो क्या मिलेगा, यहां पे हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। देखो जनरली जो है वो फर्म इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच होती है, एक होता है MRMC अप्रोच, एक है TRTC। TRTC अप्रोच में हम जो इक्विलिब्रियम सेट करते हैं उसमें जो वेरिएबल हम लेके चलते हैं वो क्या होता है, TR और TC। और MRMC अप्रोच के अंदर जो हम वेरिएबल को लेके चलते हैं वो क्या होता है, ER और AC। ठीक है, अब क्वेश्चन जो वो पढ़ो एक बार, क्या बोलता है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू है, किसके लिए, मोनोपोली फर्म के लिए जो ऑपरेट करते हैं किस लेवल पे, एट ए लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे MR इक्वल टू MC। तो जहां पे MR इक्वल टू MC है वहां पे क्या होगा, वहां पे फर्म जो है वो क्या कमा रही होगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी। क्या कमा रही होगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और वहां पे जो AR है वो ग्रेटर होगा किससे, AC। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट AR ग्रेटर होगा AC एंड देयर इज ए एबनॉर्मल प्रॉफिट फॉर द फर्म। चलो थर्ड, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड फोरकास्टिंग मेथड इज नॉट ए सर्वे मेथड। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो सर्वे मेथड नहीं है। सर्वे करते हैं, डेल्फी टेक्निक का सर्वे मेथड है, एंड यूज मेथड हो गया, कंप्लीट एनुमेशन, ये सब सर्वे मेथड का पार्ट है, लेकिन जो ग्राफिकल मेथड है ये सर्वे मेथड का पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। चलो जी आगे, मार्केट स्ट्रक्चर दे रखा और फीचर दे रखा है। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो क्या, परफेक्ट कंपटीशन वो है जहां पे फैक्टर प्रोडक्शन जो वो फ्रीली क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब फ्रीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप उसको मूव कर सकते हो बिटवीन द फर्म। तो फर्स्ट का हो गया, थर्ड। आगे फिर बोलता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो है वो क्या, एंट्री बैरियर्स होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, लीगल रिस्ट्रिक्शन होगा ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहां पे क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। और ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली के अंदर फर्म जो है वो एक जैसा सामान भी बना सकती है, होमोजीनियस भी हो सकता है और वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। तो डी का आएगा सेकंड। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। चलो जी नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये ओनली मैनेजमेंट वालों के लिए, कॉमर्स वाले पढ़ें तो पढ़ लो, तो आप स्किप भी कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर सकते हो। क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है जी आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं किससे, NNP एट FC से, NNP एट FC से। बोलता है इनमें से कौन सी ऐसा पॉइंट है जो आपका नेशनल इनकम के रिगार्डिंग आपको 4 बातें बता रखी है, कौन सी बात जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये बताना है। तो सबसे पहले बोलता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रोस नेशनल इनकम से। मतलब ग्रोस नेशनल इनकम जो है वो कम है और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है। ऐसा है क्या सर, ये उल्टा लिखा हुआ है, ग्रोस नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है उससे क्या होता है, कम होता है। इसके पीछे मैंने लिखा हुआ है, देखो ग्रोस नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है, उसके अंदर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी आएगा, प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशी इनकम, उसको भी हम इंक्लूड
करते हैं। तो बेसिकली जो ग्रोस नेशनल इनकम है वो वाइडर टॉपिक है किसके मुकाबले में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के मुकाबले। सो डिपेंडिंग ऑन द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनआई जो है ग्रोस नेशनल इनकम जो वो क्या है, ज्यादा है किससे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से। तो आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट ही आ गया कि ये जो है वो क्या है, गलत है आपका। आगे नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड्स, इनमें से किस तरह की गुड्स के अंदर डिमांड इंक्रीज रैपिडली, डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर जो है वो डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। कंज्यूमर की जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, बट स्लो डाउन विद फर्दर इंक्रीज इन इनकम। ये कौन सा है, देखो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम के बढ़ने पर डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन एक लेवल तक बढ़ेगा। आपकी जो इनकम है बहुत ज्यादा जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी जो है वो क्या करोगे, बढ़ाओगे। लेकिन एक लेवल के बाद में एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि इनकम अभी भी बढ़े जा रही है, तो आप नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दोगे और आप लग्जरी गुड्स के ऊपर क्या हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे। तो कौन से गुड्स ऐसी है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड्स द डिमांड इंक्रीज रैपिडली, कि डिमांड जो है वो रैपिड वे में क्या होगा, बढ़ेगा, विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर डिमांड भी क्या होगी, राइज होगी, बट स्लो डाउन विद फर्दर इंक्रीज इन इनकम। लेकिन अगर फर्दर इनकम दोबारा जो इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो इनकी डिमांड जो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो डाउन। वो कौन सी होती है, वो होती है जी आपका नॉर्मल गुड्स, क्योंकि एक लेवल के बाद इंसान जो है वो कहां, लग्जरी में जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आगे, द मनी स्पेंट, ध्यान देना, मनी स्पेंट फॉर रिपेयर ऑफ मोटर कार यूज बाय द बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर आप कोई मशीन को यूज करते हैं, कोई मोटर कार को यूज करते हैं, उसके ऊपर अगर आपने पैसा जो है वो क्या किया, खर्च किया, तो वो क्या है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काटना है, अगले पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बिजनेस फर्म, बात कर रहे हैं क्या, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बिजनेस फर्म। जब कभी भी आप जो है वो बिजनेस फर्म की क्रेडिट पॉलिसी को क्या करते हो, बनाते हो, कि आप जो है वो किसी पर्सन को उधार देंगे, ठीक है, ध्यान देना, आप अगर किसी भी पर्सन को जो है वो क्या करेंगे, उधार दे रहे हैं, ठीक है, सामान उधार दे रहे हैं, पैसे उधार नहीं, सामान उधार दे रहे हैं, तो आप जो है जब उधार की पॉलिसी बनाते हो तो आप किन किन फैक्टर को कंसीडर करते हो, वो बताना है, ठीक है। आपको यहां पे 4 फैक्टर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको आप कंसीडर नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंटीग्रल पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है क्रेडिट पॉलिसी का, एक बिजनेस फर्म की क्रेडिट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वो आपको बताना है। पहला, क्रेडिट स्टैंडर्ड, जब भी आप क्रेडिट पॉलिसी बनाओगे तो क्या सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करोगे, करोगे नहीं करोगे, सर करेंगे, हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से हम जो है किसी भी पर्सन को जो है वो उधार देंगे। क्रेडिट टर्म पहले से डिसाइड करते हो, यस सर करते हैं। कलेक्शन पॉलिसी पहले से आप बता दोगे कि पैसा कैसे से इकट्ठा करना है, यस। क्रेडिट रेटिंग क्या ये होता है, सर क्रेडिट रेटिंग जो है उसका कोई भी लेना देना नहीं है क्रेडिट पॉलिसी के साथ, क्योंकि जब हम पॉलिसी बनाते हैं, क्रेडिट रेटिंग बेसिकली हम करवाते हैं कहां पे, रेटिंग जो है वो करवाई जाती है जब पैसा पूसा कुछ उधार दिया जाएगा, ठीक है ना, जब कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, कुछ अपने सिक्योरिटीज को इशू करती है, तो कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेगी, रेटिंग करवा के जो सिक्योरिटी को क्या करेगी, इशू करेगी। तो हम अगर कोई कंपनी क्रेडिट पॉलिसी बना रही है कि अगर कस्टमर को उधार में हम सामान देंगे तो क्या पॉलिसी रहेगा, उस पॉलिसी में हम क्रेडिट रेटिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। तो 9th का आंसर क्या आएगा, 4। आगे, विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है, ट्रू है। पहला बोलता है डिजायर फॉर ए कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज डिमांड। डिजायर है कमोडिटी की बैक्ड एबिलिटी, कि मैं किसी चीज को, मुझे कोई चीज चाहिए भी, मुझे डिजायर भी है और मैं एबल भी उसको खरीदने के लिए, और मैं मेरे पास जो पैसा अवेलेबल है उसको उस कमोडिटी पे खर्च भी करना चाहता हूं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं क्या, डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड। तो ये बात एकदम क्या है, ट्रू है। क्या है, डिजायर है, एक तो क्या है, डिजायर भी है, इच्छा भी है कि ये सामान, मान लो ये एक पेन है, मेरी इच्छा है कि मेरे पास ये पेन होना चाहिए, मेरी डिजायर भी है जी। दूसरा, इसको परचेस करने के लिए मैं एबल भी हूं क्योंकि मेरे पास पैसे भी हैं, और मेरे पास जो अमाउंट अवेलेबल है मैं उस पैसे को इसको खरीदने में लगाने के लिए भी इच्छुक हूं, तो विलिंगनेस भी है साथ में, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये तीनों फैक्टर जोड़ के इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। ये क्या होता है, डिमांड। तो पहले स्टेटमेंट जो वो क्या है, करेक्ट है। आगे नेक्स्ट बोलता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल इशू फॉर द बिजनेस फर्म इज करेक्ट। तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सा, आपको यहां पे जो है वो कई सारे इंटरनल इशू बता रखे हैं, तो इनमें से कौन सा आपका जो है वो क्या है, करेक्ट है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है वो एक इंडिविजुअल की जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो वो ये देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं,
बिल्कुल। फिर हम देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। फिर हम डिसाइड करते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, यस। फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस जो है या आउटपुट को जो डिटरमाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट आपका जो है वो क्या है, करेक्ट है। यही इंटरनल इशू होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हम लोग जो सबसे पहले यही डिसीजन लेते हैं, इनको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, फिर हाउ मच, कितना बनाना है, और फिर हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो 11th का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। आगे 12th, ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन इज कंसर्न विद। ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन का जो कंसर्न है वो किससे है, ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन का कंसर्न है विद एक्टिविटी टू सिलेक्ट ए सुटेबल पूल ऑफ कैंडिडेट। नहीं सर, ये तो नहीं है। क्या सुटेबल पूल इकट्ठा करना चाहते हो कई सारे कैंडिडेट्स को, नहीं। ऐसा ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन के अंदर हम लोग जो है वो क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे जो है वो एप्रोप्रिएट टेक्निक को हम यूज करना चाहते हैं, क्या करने के लिए, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑलवेज बीन स्टिमुलेटेड बाय डिपार्चर ऑफ द एम्प्लॉय, नहीं। ऑलवेज एसरटेन करते हैं कैंडिडेट पर्सनैलिटी को टू एंश्योर ए सुटेबल फिट, नहीं। हमेशा क्या आप पर्सनैलिटी एसरटेनमेंट करते हो, नहीं। अप्लाई करते हैं एप्रोप्रिएट टेक्निक टू सिलेक्ट ए कैंडिडेट, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। तो क्या बोलते हैं, हाउ ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन जो है उसका मेन कंसर्न जो है किससे, अप्लाई करना एप्रोप्रिएट टेक्निक टू सिलेक्ट ए कैंडिडेट। चलो जी आगे 13th बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग ओलिगोपोली फॉर्म आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क इज ऑफन डिस्क्राइब एज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात जो वो किसने किया था, तो स्टेकलबर्ग ने किया था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, औरों से पहले डिसाइड करके उस सामान को बना के मार्केट में क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। तो उसके लिए एक मॉडल आया था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेकलबर्ग। तो पहले तो ये समझ लो कि फर्स्ट मूवर ओलिगोपोली के अंदर जो है वो 4-5 तरह के हमारे जो मॉडल आते हैं, कॉर्नेट हो गया, बर्टेंड हो गया, स्टेकलबर्ग हो गया, किंग डिमांड कर्व हो गया। तो सबसे पहला है आपका ये बोलता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो मॉडल जो है ये किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं किसको, स्टेकलबर्ग को। किसको बोलते हैं, स्टेकलबर्ग। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ओलिगोपोली मार्केट जो वो क्या है, ओलिगोपोली मार्केट जो एक रियल सिचुएशन मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर गुड्स होती है एंड सर्विसेज होती है एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड्स होती है आर सोल्ड, जहां पे कई सारे गुड्स को जो है सेल परचेस किया जाता है। कॉमन मॉडल जो है जो एक्सप्लेन करते हैं वो उसमें आपके जो है वो 4-5 तरह के आते हैं। सबसे पहले बात हो रहा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये क्या है, तो बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एक्वायर्ड बाय द फर्स्ट फर्म सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेंट ऑफ द मार्केट सेगमेंट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज अनेबल करता है फर्म को कि वो एस्टैब्लिश करेगी कस्टमर लॉयल्टी। शुरुआत में आप सामान को बना के मार्केट में लॉन्च कर दोगे तो कस्टमर की लॉयल्टी आपको मिल जाएगा, ब्रांड रिकॉग्निशन हो जाएगा एंड अर्ली परचेज कर सकते हो ऑफ द रिसोर्सेज बिफोर अदर फर्म एंटर इनटू द मार्केट सेगमेंट। फर्स्ट मूवर ऑफ द इंडस्ट्री आर मोस्टली ऑलवेज फॉलो बाय द अदर फर्म। आपने अगर मान लो कोई चीज मार्केट में नई लॉन्च करी है तो बाकी लोग उसको जो है वो क्या करेंगे, परस्यू करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले नंबर पे है स्टेकलबर्ग मॉडल। स्टेकलबर्ग मॉडल को आप याद रखना, आप पेपर में अगर आ जाए कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मॉडल जो वो कौन सा है, स्टेकलबर्ग है। स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली फर्म एक ऐसी फर्म है जो लीडर है अपनी मार्केट में, जो अपनी मार्केट में क्या है, लीडर है एंड अदर फर्म जो उसकी क्या है, फॉलोवर है। स्टेकलबर्ग मॉडल अप्लाई करता है जहां पे फॉलोइंग कंडीशन मेट। पहला, फर्म जो है सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसा सामान बेचेंगे। कंपटीशन जो है वो किसके बेस पर होगा, आउटपुट। एंड फर्म जो है अपने आउटपुट को सीक्वेंशियली चूज करेगी एंड नॉट साइमल्टेनियसली। दिस लीडिंग फर्म हियर इज बेसिकली फर्स्ट मूवर। ये जो लीडिंग फर्म है जिसने सबसे पहले सामान को बना के मार्केट में लॉन्च किया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट मूवर, हु चूजेस इट्स आउटपुट बिफोर अदर फर्म एंड कैन डू इट। हियर टोटल फर्म, यहां पे अदर फर्म जो होती है मस्ट सेट देयर ओन आउटपुट डिसीजन गिवन द लीडर आउटपुट डिसीजन। द लीडर इन द स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली फर्म हैज अ लार्जर मार्केट शेयर एंड हायर प्रॉफिट देन अदर फर्म इन द ओलिगोपोली। बिल्कुल, तो अदर फर्म बनाने की सोचे उससे पहले हम मार्केट में बना के क्या करते हैं, लॉन्च कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा जो मॉडल है वो है कॉर्नर मॉडल। कॉर्नर मॉडल के अंदर बेसिकली क्या होता है, इन कॉर्नर मॉडल ऑफ ओलिगोपोली फर्म कंपीट करती है बाय चूजिंग द क्वांटिटी। यहां पे फर्म जो है वो क्वांटिटी को सिलेक्ट करती है। इट इज नेम्ड आफ्टर द एंटोनी ऑगस्टिन कॉर्नर, द इकोनॉमिस्ट हु डेवलप्ड दिस मॉडल। The model assumed that the firm make their output decision simultaneously taking into account the anticipated reaction of other competitor। तो यहां पे कॉर्नर मॉडल के अंदर जो है वो फर्म डिसाइड करती है कि वो सामान क्या बनाएगी, उसका रेट क्या डिसाइड करेगी। और जब वो ये डिसीजन लेती है तो वो ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर हम ये डिसाइड करेंगे तो बाकी फर्म इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो बाकी फर्म के रिएक्शन को ध्यान में रख के, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉर्नर मॉडल। इसके बाद आएगा क्या, बर्टेंड मॉडल। बर्टेंड मॉडल क्या बोलता है कि प्राइस के बेस पर बेसिकली कंपटीशन होना चाहिए। बर्टेंड मॉडल ऑन द अदर हैंड एक डिफरेंट ओलिगोपोली मॉडल है जहां पे फर्म कंपीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ना कि क्वांटिटी के बेस पर। आगे, ईच फर्म सेट इट्स प्राइस इंडिपेंडेंटली। हर फर्म जो है वो प्राइस का डिटरमिनेशन करेंगे इंडिपेंडेंट तरीके से और कंज्यूमर चूज करेगा प्रोडक्ट विद द लोवेस्ट प्राइस। दिस मॉडल इज नेम्ड द जोसेफ बर्टन, द इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस इट। और आखिरी जो मॉडल है वो है कौन सा,
किंग के डिमांड कर, ये हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। किंग के डिमांड कर मॉडल ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, स्वीजी मॉडल बोलते हैं। इस अनदर ओलिगोपोली मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी को। किसको एक्सप्लेन करता है, प्राइस रिजिडिटी इन द सर्टेन मार्केट। ये क्या बोलते हैं कि रेट को, अगर तुम रेट को क्या करोगे, बढ़ाओगे, बाकी फर्म नहीं बढ़ाएगी, तो आपको भी मजबूरी में कम करना पड़ेगा। और अगर आप रेट को कम करोगे, बाकी फर्म भी कम करेंगी, तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्राइस जो वो क्या होता है, रिजिड होता है। और यहां पे जो आपका डिमांड कर वो कैसा होता है, किंग की नेचर का, इस तरीके का डिमांड कर होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, ये जो किंग की डिमांड कर जो है वो किसने दिया था, पोल स्वीजी ने दिया था। इसीलिए इसको जो है वो क्या स्वीजी मॉडल भी बोलते हैं या स्वीजी डिमांड कर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या ये सजेस्ट करता है कि फर्म जो है इन द ओलिगोपोली फर्म, सॉरी, इट सजेस्ट दैट फर्म इन एन ओलिगोपोली फेस ए डिमांड कर विद ए किंक और ए बेंड एट देयर एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल। ये जो मॉडल है वो एज्यूम करता है कि फर्म विल मैच द प्राइस डिक्रीज बाय देयर कॉम्पिटिटर बट विल नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीज। दिस लेड टू स्टिकी और रिजिड प्राइस। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, किंग के। तो अपना जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली फर्म जो है वो कौन सी, वो किस मॉडल को फॉलो करती है, तो वो आपका स्टैगलबर्ग मॉडल। ओके जी, तो ये याद रखना, आप चारों के चारों मैंने आपको समझा दिया। चलो, इन राइजिंग इनकम सिनेरियो, क्या बोलता है, राइजिंग इनकम सिनेरियो है, ठीक है। तो ऑब्वियस डिसीजन, मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो रेट क्या हो रहे हैं लगातार, मतलब इनकम जो है लोगों की क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसके अंदर क्या होगा, द ऑब्वियस डिसीजन चॉइस जो है फर्म के पास में, हैविंग लो इनकम इलास्टिसिटी फॉर दैट प्रोडक्ट वुड बी। तो अब क्या होगा, मतलब इनकम इलास्टिसिटी तो क्या है, लो है, लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, राइजिंग इनकम सिनेरियो है, मतलब इनकम तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इनकम तो लगातार जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी वो कैसा है, लो इनकम इलास्टिसिटी है। इसका मतलब इनकम के बढ़ने घटने का जो है प्रोडक्ट की डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा, तो डिसीजन चॉइस होगी एक फर्म जो वो क्या डिसाइड करेगी। अब देखो, हमको ये मालूम है कि जो कंज्यूमर्स है उनकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम बना के मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जो इनकम इलास्टिसिटी वो कैसी है, लो है। मतलब कि अगर हम अपने प्राइसेस को, हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में गया हुआ है उसके प्राइसेस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसका डिमांड पे कोई इंपैक्ट खास नहीं पड़ता है। तो अब एक फर्म क्या डिसाइड करेगी, तो फर्म यहां पे जो है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। क्या फर्म नई मार्केट में जाएगी, नहीं, फर्म क्या करेगी, अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन करेगी। इनोवेशन करने से क्या होगा कि अगर हम इनोवेशन करेंगे, लोगों की एक तरफ डिमांड इनकम बढ़ रही है, तो लोग हमारे सामान को ज्यादा क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो एक तो हम जो है वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट इनोवेशन। दूसरा, क्या प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू कर दोगे, सर डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, लोगों की इनकम बढ़े तो बल्कि हम भी नए नए सामान को मार्केट में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, जिससे हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये गलत है। अगला, प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करोगे, यस, ये बात एकदम करेक्ट है, एक्सपेंड करेंगे इट्स एस्टेब्लिश प्रोडक्ट ब्रांड नेम विद अ न्यू रेंज ऑफ आइटम इन द प्रोडक्ट कैटेगरी, ये बात करेक्ट है। और एक्सपोर्ट करोगे, नहीं, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर है, यहां पे लोगों की जो है वो इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम यहीं पे जो है वो काम करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 और 4, बोले तो सी। आगे, अंडर द कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग, पहली बात तो कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, कोई भी जो प्रोडक्ट आप मार्केट में जो है वो बना के बेच रहे हो, तो उसका रेट जो होता है, ठीक है, वो आप जो डिसाइड करते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइसिंग मॉडल, कि रेट को सेट करना, इज प्राइसिंग मॉडल। तो बोलते हैं कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग में फॉलोइंग मेथड और अप्रोच आर कॉमनली यूज, किस मेथड को आप जो है वो यूज करते हो। तो पहली बात तो ये कोस्ट बेस्ड मॉडल कौन से, जिसके अंदर जब आप प्राइस को सेट करोगे ना, देखो प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, रेट सेट करना, और कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, कोस्ट को, जो प्रोडक्ट है उसकी कोस्ट को ध्यान में रख के जो है वो रेट को सेट करते हैं, उसको बोलते हैं कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो क्या बोलते हैं, इट इज ए प्राइसिंग मेथड, एक ऐसा प्राइसिंग मेथड है जो फोकस करता है ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट टू सेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है उसको अगर आपने क्या करना है, सेट करना है, तो उसको सेट करने के लिए आप जो वो क्या करते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखते हो। तो मतलब रेट डिसाइड करने के लिए जब कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं उसको बोलते हैं कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो यहां पे आपको 4 तरह के मेथड दे रखे हैं, अलग अलग 4 तरह की जो है वो प्राइसिंग टेक्निक दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है अंडर द कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग द फॉलोइंग मेथड अप्रोच आर कॉमनली यूज्ड। तो कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग में आप किन किन अप्रोचेस का यूज करते हो। सबसे पहला मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, क्या यहां पे जो आप रेट सेट करोगे क्या मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर करते हो, यस। मार्कअप प्राइसिंग, यहां पे जो आप रेट सेट करोगे कॉस्ट के बेस पर करोगे, यस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यहां पे जो आप रेट सेट करते हो वो अपनी टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों के हिसाब से करते हो, यस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या यहां पे कॉस्ट देखते हो, नो। तो आंसर क्या आएगा 1, 2 और 3, बोले तो ए। तो 15 का हो गया ए। आगे 16, बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट फॉर ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन इज ए पॉइंट जहां पे P इक्वल टू एम आर इक्वल टू MC प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए। तो बोलता है कि बेस्ट लेवल आउटपुट जो वो क्या होगा,
आप जो है कितना प्रोडक्शन जो है वो करेंगे और कब तक जो है वो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। शॉर्ट रन के अंदर एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी, जब तक उसका जो प्राइस है वो उसके वेरिएबल कॉस्ट से क्या है, ज्यादा आ रहा है, जब तक एक फर्म जो है अपने पूरी वेरिएबल कॉस्ट को इजीली जो क्या करे, कवर करे, तब तक फर्म जो काम करती रहेगी। तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां P इज इक्वल टू MR इक्वल टू MC इज इक्वल टू, वहां पे जो प्राइस है वो क्या होगा, प्राइस इज ग्रेटर देन AVC, प्राइस जो है वो AVC से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इजीली क्या हो रही है, कवर हो रही है, तो आप जो है इक्विलिब्रियम में होगे और आप जो है शॉर्ट रन के अंदर काम करते रहोगे, क्योंकि अगर आप काम बंद भी कर दोगे तो भी आपको फिक्स कॉस्ट का बर्डन तो उठाना पड़ेगा। तो 16 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। ये देख लो एक बार, इफ P इज ग्रेटर देन AVC, ठीक है, अगर जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ज्यादा है लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, देन फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टर्म मेकिंग इकोनॉमिक लॉसेस। अगर प्राइस एबीसी से भी क्या हो गया, कम हो गया, कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तो फर्म यहां पे प्रोडक्शन करना क्या कर देगी, बंद कर देगी, एंड ओनली इनकर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये बात ध्यान रखना, हम ये कंक्लूड करते हैं कि प्राइस अगर मान लो क्या है इज ग्रेटर देन एबीसी से, तो फर्म जो है वहां पे प्रोडक्शन करती रहेगी। आ गया ये मैनेजमेंट के लिए ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर, इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो बेटर एक्सप्लेन करता है इन्फ्लेशन को इन द इकोनॉमिक इकोसिस्टम में, तो वो है जी आपका क्या, रेट ऑफ चेंज इन जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनपी डिफ्लेटर जो वो क्या होता है, प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं बेसिकली जीएनपी डिफ्लेटर। इसको हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए मॉनिटरी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू को इनटू किसमें, रियल जीएनपी वैल्यू में, ठीक है ना। तो जीएनपी डिफ्लेटर जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, तो वो अपने को जो है वो क्या, उसके माध्यम से हम लोग जो वो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कितना उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो आंसर 4। आगे, ए प्राइस सीलिंग, आपने जो प्राइस जो डिसाइड किया बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे कम रेट आपने जो है वो क्या किया है, डिसाइड किया है कमोडिटी का, उसकी वजह से क्या होगा। अगर देखो इक्विलिब्रियम प्राइस जो निकल के आया, मान लीजिए डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो आपने प्राइस निकाला, जितनी डिमांड थी और सप्लाई के बेस पर आपका जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो निकल के आया, मान लीजिए एक प्रोडक्ट का 60 रुपए, कितना आ गया 60। और आपने जो है अगर आप अपने प्रोडक्ट का जो है, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो लिमिट में चला गया, जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट के उसके ऊपर रेगुलेशंस है और गवर्नमेंट ने उसका रेट जो मान लीजिए अगर 50 रुपए सेट कर दिया, मतलब मार्केट में अगर आप उस प्रोडक्ट को उतारोगे तो वो प्रोडक्ट कितने में बिक जाएगा, सर वो प्रोडक्ट हमारा इजीली 60 में बिक जाएगा। लेकिन अगर आप उसका रेट जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम जो है वो क्या कर दोगे, बोलो, अगर हम उसका प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम सेट कर देंगे तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, मुझे बस ये बताओ। सर अगर देखो मार्केट जब 60 रुपए देने के लिए तैयार हो रहा है, अगर हम उसका रेट 50 कर देंगे तो क्या होगा, तो पहली बात तो ये कि सप्लायर जो है वो इस रेट के ऊपर प्राइस बेचने के तैयार ही नहीं होगा। दूसरा, अगर सप्लायर उसको बेचने के तैयार भी हो तो और लोग क्या करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे और परचेज करके जो है वो क्या करेंगे, होल्डिंग कर लेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जब रेट बढ़ेगा तो उसको बेचना शुरू करेंगे। तो क्या कंडीशन है बेसिकली, सबसे पहले तो ये बोलता है इस सिचुएशन में अगर आप जो है वो क्या करते हो, अपना प्राइस डिसाइड करते हो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इस सिचुएशन के अंदर सप्लायर मे बी अनविलिंग और अनेबल टू सप्लाई द कमोडिटी एट रिड्यूस प्राइस, रिजल्टिंग इन ए सिचुएशन जहां पे डिमांड एक्सीड करती है किसको, सप्लाई को, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, कॉमनली ग्लट होगा मार्केट में। सर अगर ऐसा होगा, अगर आप जो है वो प्राइस क्या कर दोगे, अगर प्राइस आप कम डिसाइड करो इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो यहां पे क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर जो है वो डिमांड तो आपका बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा किससे, डिमांड सप्लाई से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कमोडिटी की भरमार होगी, क्या सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, लोग उसके होर्डिंग करना शुरू करेंगे, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा, कमोडिटी का शॉर्टेज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। डिमांड इरोड होगी, डिमांड तो बल्कि बढ़ेगी, ये गलत है। और ब्लैक मार्केटिंग होगा, लोग उसकी जमाखोरी करना शुरू करेंगे, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी एंड डी बोले तो थर्ड। चलिए जी आगे, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या बोलता है, द एसेंशियल कंडीशन क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट चार्ज करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बोलते हैं एसेंशियल कंडीशन क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस का, टू सक्सीड इन द डिफरेंट मार्केट आर, तो वो आपको जो बतानी है। सबसे पहला, फर्म मस्ट हैव स्ट्रांग इंटरडिपेंडेंस, फर्म के जो वो एक दूसरे पे स्ट्रांग इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ये तो नहीं है। फिर फर्म मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, फर्म आप डिस्क्रिमिनेशन तभी कर सकते हैं जब फर्म का जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल है, यस। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रांग एंट्री रिस्ट्रिक्शन, क्या ऐसा होता है रेट जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग होते हैं, सर प्रोडक्ट एक ही होता है उसका रेट अलग अलग होता है, तो ये आपका गलत
गलत हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मस्ट डिफर इन द डिफरेंट मार्केट, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है कि अलग अलग मार्केट में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या अलग अलग होनी चाहिए। एंड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट मस्ट बी सेपरेबल, और मार्केट जो है अलग अलग मार्केट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए। यस, तो कंडीशन जो है वो क्या है, बी डी एंड ई बोल दो फोर्थ। तो ये तीन कंडीशन जो है ये आपकी एसेंशियल कंडीशन है अगर आप क्या करना चाहते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट उसका अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट जो है वो क्या करना, चार्ज करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं इन कंज्यूमर मार्केट फॉर ए मार्केट सेगमेंट टू बी एन इफेक्टिव। कंज्यूमर मार्केट के अंदर अगर आप मार्केट सेगमेंट कर रहे हो, सेगमेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, और टारगेटिंग कर रहे हो, तो सेगमेंट कैसा होना चाहिए, तो आपका जो सेगमेंट है वो होना चाहिए कैसा, आइडेंटिफाइबल, कि आप सेगमेंट को आइडेंटिफाई भी कर पाओ, यस, रीचेबल, आप इजीली उसको अप्रोच भी कर पाओ, यस, ट्रांसेंडिंग इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसा होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर दे, नहीं, साइजेबल होना चाहिए, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी एंड डी, बोल तो सेकंड। आगे आपको यहां पे जो है वो कुछ 4 पॉइंट उतार के आपको इनको मैचिंग करना है। सबसे पहले आता है जी आपका स्नोब इफेक्ट। क्या है, स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट जो है इसका मतलब क्या होता है, जब कुछ लोग जो है वो डिमांड करते हैं स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एज मोर पीपल, ताकि ज्यादा लोग जो उसको क्या कर पाए, कंज्यूम कर पाए, इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्नोब इफेक्ट। स्मॉल वर्ल्ड मॉडल जो है वो कौन सा होता है, तो ये एक मॉडल है, एक थ्योरी है जिसमें कॉर्पोरेट जायंट कैन बी मेड टू ऑपरेट एज अ स्मॉल फर्म। इस तरीके से काम करते हैं कि वो क्या है, स्मॉल फर्म है, बाय लिंकिंग वेल कनेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू वन अनदर। सभी लोगों को एक साथ में जोड़ के जो काम करता है उसको बोलते हैं स्मॉल वर्ल्ड मॉडल। स्टेकलबर्ग मॉडल जो क्या होता है आपको मैंने बताया, जिसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज की जो वो बात की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेकलबर्ग मॉडल। तो स्टेकलबर्ग मॉडल का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, फर्स्ट, इफ फर्म आर डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल द मार्केट लीडर मेक द फर्स्ट मूव एंड कैप्चर कर देगा 2/3 ऑफ द मार्केट। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो वो क्या बोलता है, ओलिगोपोली फर्म कीप टू मैक्सिमाइज करती है सेल आफ्टर एडिक्वेट रेट ऑफ प्रॉफिट हैव बीन अर्न टू सेटिस्फाई द स्टॉक होल्डर, इसको बोलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो ये हो जाएगा डी का आपका थर्ड। तो आंसर जो बनेगा 21 का वो क्या बनेगा, सेकेंड। आगे 22 क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक आइडेंटिटी। ध्यान देना क्या बोल रहा है, अरेंज करो इस इकोनॉमिक आइडेंटिटी को इन द सीक्वेंस इवोल्यूशन ऑफ द अंडरस्टैंड द कंज्यूमर डिमांड। अगर हमने कंज्यूमर डिमांड को अंडरस्टैंड करना है, कंज्यूमर डिमांड को अगर समझना है, तो ये कुछ आपको 5 पॉइंट करके इसको आपको सीक्वेंस के अंदर जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है। कहां गया रे, एक मिनट रुकिए। आइए, बोलता है अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक आइडेंटिटी। ये आपको कुछ इकोनॉमिक आइडेंटिटी दे रखी है, चलो यार इससे करवाता हूं, कुछ इशू आ रहा है इसमें। बोलता है अरेंज करें फॉलोइंग इकोनॉमिक आइडेंटिटी इन द सीक्वेंशियल इवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, अब कंज्यूमर डिमांड को अगर आपने जो है वो क्या करना है, समझना है, तो आपको ये 5 पॉइंट दे रखे, इसमें से जो है वो आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले अगर कंज्यूमर डिमांड को समझना है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि कंज्यूमर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड करता क्यों है। तो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करता है क्योंकि कंज्यूमर को उससे जो है वो क्या मिलता है, बोलो सर, कंज्यूमर को उससे जो है वो मिलती है क्या, बोलो यूटिलिटी। अपने को क्या मिलती है, यूटिलिटी। तो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, यूटिलिटी एनालिसिस। क्या आएगा, यूटिलिटी एनालिसिस। यार ये क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है यार, चलो छोड़ो यार। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के बाद में मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर जो है वो डिमांड कर क्यों रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आगे जी आपका यूटिलिटी एनालिसिस। जब ये आपने कर लिया देन उसके बाद में फिर हम जो है वो क्या देखेंगे, फिर क्या करेंगे इसके बेस पर इनडिफरेंस का। यूटिलिटी के बाद में फिर क्या आता है, इनडिफरेंस पर, जहां पे हम जो है वो दो अलग अलग जो कमोडिटीज है उनको आपस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दो जहां पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इनडिफरेंस कर। तो बी के बाद क्या आएगा, डी। उसके बाद में जब आपको ये हो गया कि कंज्यूमर डिमांड क्यों कर रहा है, फिर अब आप ये देखोगे कंज्यूमर डिमांड कितनी कर रहा है। तो उसके लिए पहले आएगा आपका लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये आ गया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बाद में जो है फिर हम लोग जो वो क्या करेंगे, डिमांड इलास्टिसिटी को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और आखिरी में डिमांड इलास्टिसिटी एनालाइज करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिमांड का फोरकास्टिंग करते हैं। तो यहां पे जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, बी डी ए सी ई बोलो तो सेकेंड। चलो आगे नेक्स्ट,
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको जो है वो यहां पे दे रखी है, एक है आपका लेबल है असर्शन और एक है आपका रीजनिंग, आपको जो है वो बताना है। यहां पे असर्शन दे रखा है, बोलता है क्या, बोलता है एक ओलिगोपोलिस फर्म कैन नॉट डिसाइड द प्राइस। यार ये क्या है, एक ओलिगोपोलिस फर्म जो है वो प्राइस को डिसाइड नहीं करता, इट विशेस टू चार्ज एज वेल एज द क्वांटिटी, इट विशेस टू सेल बोथ एट द सेम टाइम। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, ओलिगोपोलिस जो है ना तो अगर वो रेट सेट करेगा तो वो क्वांटिटी डिसाइड नहीं करता, और अगर वो क्वांटिटी को डिसाइड करता है तो वो रेट को जो है अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकता। तो असर्शन एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। रीजन के अंदर जो वो क्या बोल रहे हैं, रीजन में बोलता है ओलिगोपोलिस फर्म टेक इनटू कंसीडरेशन द कंप्यूटर एक्शन, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि आप जो है अपने हिसाब से प्राइस को सेट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटर के एक्शन भी देखने पड़ते हैं और उनका काउंटर एक्शन भी आपको जो है वो कंसीडर करते हो जब आप ये डिसाइड करते हो। तो ये दोनों बातें क्या है, करेक्ट है, क्योंकि उनके बेस पर ही आप रेट को सेट करते हो। आप जब भी अपने प्राइस को आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जब आप डिसाइड करते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि अगर हमने रेट मान लो बढ़ा दिया 2 रुपए तो काउंटर एक्शन क्या होगा, बाकी फर्म जो उसके ऊपर क्या करेंगे, या अगर मैं रेट को 2 रुपए से कम कर दूंगा तो बाकी फर्म उसके ऊपर क्या करेंगी। तो इसीलिए आप इंडिपेंडेंट तरीके से कभी भी प्राइस फिक्सेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रीजन जो है वो करेक्ट है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा 23 का वो क्या बनेगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग जो है वो क्या है, करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, बोले तो फर्स्ट। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कॉम्पिटिटिव फर्म इज एडवाइज टू शट डाउन, किस सिचुएशन के अंदर एडवाइस किया जाता है कि आपको अपने ऑपरेशन को शट डाउन कर देना चाहिए। तो क्या बोलता है, अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हुआ कि आपका जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चला गया, कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आपको जो है वो कवर नहीं हो रही है तो आपको अपने ऑपरेशन को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। आगे इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। सर पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उसका रेट जो है स्टार्टिंग में हम बिल्कुल लो जो डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो ऑफर ए वेरी लो प्राइस टू मोस्ट इफेक्टिवली टेक द मार्केट शेयर को इफेक्टिवली टेक ऑफ करने के लिए हम जब जो नया प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया उसका कम रेट जो डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज फॉलो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किन कंडीशन के अंदर जो है हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग को जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, किस कंडीशन में। तो सबसे पहला वेयर देयर इज हाई डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ही क्या हाई है, मतलब प्राइसेस के थोड़ा सा बढ़ने पर डिमांड एकदम जीरो हो जाएगी, प्राइसेस के थोड़ा सा कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहां पे हम इस टेक्निक को यूज करते हैं क्योंकि हम यही चाहते हैं कि मार्केट शेयर को क्या करें, वाइड करें, इसलिए हम रेट को क्या करते हैं, कम जो है वो सेट करते हैं। तो ये आपका करेक्ट है। फिर व्हेन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इज एक्सपेक्टेड सून आफ्टर द प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, जब अपने को लगता है कि प्रोडक्ट जैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद बहुत कंपटीशन मिलेगा तो हम स्टार्टिंग में जो रेट क्या करेंगे, कम डिसाइड करते हैं ताकि एंटायर मार्केट शेयर जो है हम क्या कर ले, कैप्चर कर ले। तो ये भी एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसके बाद व्हेन कंपनी वांट टू रिकप इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी जो है वो रिकप करना चाहती है, मतलब जो है वो R&D के खर्चे को भी जोड़ना अगर लेना चाहे तो कंपनी जो है वो रेट को ज्यादा डिसाइड करती है। एंड व्हेन कंपनी मस्ट कीप डिमांड विद इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, नहीं कंपनी अपनी डिमांड को बढ़ाना चाहती है, प्रोडक्शन लेवल से भी इंक्रीज करना चाहती है। तो ये भी आपका क्या गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए एंड बी, बोले तो थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे, नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग गुड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको जो इसको क्या करना है, अरेंज करना है अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले यहां पे नेसेसिटी गुड्स हो गया, इंफीरियर हो गया, नॉर्मल हो गया, लग्जरी हो गया और गिवन हो गया। यहां पे आपको दे रखे इनको जो है वो आपने क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे, अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी के बेस पर। तो सबसे जो पहले आएगा वो कौन सी है, सबसे घटिया जो गुड्स होती है, बोल तो गिवन गुड्स। इसके बाद जो आएगा वो कौन सा आएगा, गिवन गुड्स के बाद में आपका इंफीरियर, उसके बाद में जो है वो क्या आएगा आपका, बोलो आपका नॉर्मल गुड्स, फिर आएगा जी आपका क्या, लग्जरी, और फिर आएगा क्या, नेसेसिटी। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या, एक मिनट रुको, सबसे पहले तो आपका आ गया जी गिवन गुड्स, गिवन के बाद में आएगा इंफीरियर, इंफीरियर के बाद नेसेसिटी, नेसेसिटी के बाद फिर नॉर्मल, नॉर्मल के बाद में क्या आएगी, लग्जरी। ये आपका सीक्वेंस होगा, देख लो एक बार। ये ए क्वेश्चन पढ़ लो, अरेंज द फॉलोइंग गुड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे जैसे अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब जो है वो क्या हो गया कि इनकम के बढ़ने या कम होने का डिमांड के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। तो अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, गिवन गुड्स से जो है पहले शिफ्टिंग करोगे। तो बढ़ते क्रम के अंदर बताना है। तो सबसे पहले जो है अगर इनकम कम है तो आप गिवन गुड्स को यूज कर रहे हो, उसके बाद में इंफीरियर, उसके बाद में फिर आपका नेसेसिटी, नेसेसिटी के बाद में फिर आपका जो है वो क्या, नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद में कौन सा, लग्जरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपका सीक्वेंस है, इसको पढ़ लेने का मैंने डाला हुआ है यहां पे। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग
डिटरमिनेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट करना है करेक्ट कोड, आपको जो है वो करेक्ट कोड जो है वो क्या करना है, इंडिकेट करना है फॉर द डिटरमिनेंट्स हैविंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या बोलता है, देखो बोलता है आपको यहां पे ना अलग अलग तरह के डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर जिसका आपके इलास्टिसिटी के ऊपर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको फैक्टर यहां पे बता रखे हैं। आपको इंडिकेट करना है करेक्ट कोड, आपको बताना है करेक्ट कोड क्या रहेगा फॉर द डिटरमिनेंट्स हैविंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, इनका पॉजिटिव रिलेशन रहेगा विद द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये बताओ अगर सब्स्टिट्यूट जितने ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उतना इलास्टिसिटी बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। देखो आपको बताना है पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब जो क्या होता है कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़े, मतलब इलास्टिसिटी, मतलब इनमें से कोई चीज बढ़ेगी, ठीक है, तो इलास्टिसिटी बढ़ेगा। अब ये बताओ अगर सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मुझे ये बताओ अगर सब्स्टिट्यूट जो वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो फिर क्या होगा सर, उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इलास्टिसिटी बढ़ेगा क्योंकि लोग जल्दी से स्विच कर सकते हैं, यस, तो ये पॉजिटिव है। दूसरा, अगर डिफरेंट यूजेस जो है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका एक यूज है और एक प्रोडक्ट ऐसा है उसके मल्टीपल यूजेस है, तो अगर डिफरेंट यूजेस जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो फिर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, अगर डिफरेंट यूजेस जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर जो है वो ये पड़ता है कि इलास्टिसिटी जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी सही है। फिर पोर्शन ऑफ द इनकम ऑफ द बायर स्पेंड ऑफ द इनकम ऑन द कमोडिटी, अगर बायर जो है, बायर की इनकम का जो हिस्सा जो कमोडिटी के ऊपर खर्च हो रहा है, अगर वो हिस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तो इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बायर जो है वो सोच समझ के डिसाइड करेगा कि मुझे जो है वो कितना पैसा जो है वो, मतलब मैं कहां से उस सामान को क्या करूं, परचेज करूं, जहां से मेरे को क्या मिले, सस्ता मिले, ये भी है। फिर इनकम ग्रुप ऑफ द बायर परचेजिंग द कमोडिटी, इसका कोई लेना देना है कि इनकम ग्रुप, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2 एंड 3, बोले तो सी ऑप्शन। ओके जी सर, तो ये हो गया आपका 28th क्वेश्चन। चलिए अब जो है वो हम आते हैं हमारे 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है मैच द आइटम गिवन इन द लिस्ट 1 विद द लिस्ट नंबर 2। सबसे पहले आपको जो है वो यहां पे दे रखा है क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी, ये किससे रिलेटेड है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है आपका प्रोडक्शन फंक्शन से। इसके बाद में सॉरी इलास्टिक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन से। फिर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होता है इनपुट जो वो कहां देखते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप जो है वो कहां किसका होता है, आइसोकोस लाइन जो होती है उसका जो स्लोप रहेगा वो कैसा होता है, आपका नेगेटिव होता है। और कन्वेक्स टू द ओरिजिन जो वो क्या होता है, आइसोकोंट कर्व, ये कैसा होता है, कन्वेक्स टू द, इस तरीके से कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो इसका आएगा क्या, फर्स्ट। 29th का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी, ठीक है। आगे आपको जो है यहां पे दो स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले असर्शन जो वो क्या बोलता है, बोलता है द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिसाइडेड, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या होती है, बराबर होती है, तो वहां पे जो रेट डिसाइड होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस को हम डिसाइड करेंगे एट द लेवल वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल द क्वांटिटी सप्लाई, बिल्कुल सही बात है। इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कैसे होगा, तो यहां पे जहां पे आपका क्यू डी और जहां पे क्यू एस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यहीं पे आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, यस। फिर रीजन बोलता है एट दिस लेवल, इस लेवल पे एक्सेस ऑफ डिमांड एंड एक्सेस ऑफ सप्लाई बोथ रिमेन जीरो, इस लेवल के ऊपर जो है एक्सेस ऑफ डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों के दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। इसीलिए यहां पे जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए एंड आर बोथ जो है वो क्या करेक्ट है और रीजनिंग इज द राइट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। आगे नेक्स्ट, डिस्पाइट द डिफरेंस, ध्यान देना क्या बोलता है, डिस्पाइट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द ओलिगोपोलिस विल नॉट वेरी द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट एज पर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। इनमें से कौन से ऐसे मॉडल है जिनके थ्रू ओलिगोपोलिस जो है वो अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं कर सकता। डिस्पाइट डिफरेंस इन द कॉस्ट, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों की क्या अलग अलग है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बाकी फर्म के मुकाबले क्या अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है अपने प्राइसेस के अंदर जो है वो चेंज नहीं कर सकता। वो कौन से मॉडल है, तो वो है आपके दो मॉडल, एक है कोल्यूजन मॉडल जिसमें कार्टेल बनाते हैं और एक है कौन सा आपका प्राइस लीडरशिप मॉडल, ये दो है। कोल्यूजन मॉडल के अंदर क्या होता है, कार्टेल को एसोसिएट किया जाएगा, कार्टेल आर द एसोसिएशन होता है फर्म का, फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट टू मेक प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन। तो कार्टेल जो रेट डिसाइड कर देगा, चाहे आपका जो प्राइस है, चाहे आपके जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो चाहे कुछ भी हो, जो कार्टेल ने रेट सेट कर दिया आपको वही मानना पड़ेगा, उसके अलावा आप अपना कॉस्ट के प्राइस के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेयर ओलिगोपोलिस्टिक कैन नॉट चेंज प्राइस इवन इफ द कॉस्ट इज लो। तो ये बात क्या है, एक तो मॉडल है कौन सा, कोल्यूजन, और एक है कौन सा, प्राइस लीडरशिप। यहां पे क्या होता है, प्राइस को सेट किया जाएगा बाय द डोमिनेंट लो कॉस्ट बैरोमेट्रिक फर्म एंड ओलिगोपोलिस कैन नॉट चेंज इट्स प्राइस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 31 का 1 एंड 4, बोले तो सी। आगे 32 क्वेश्चन जो वो क्या बोलता है, ये बोलता है
लो इनिशियल प्राइस, शुरुआत में अगर रेट जो है वो क्या है, कम है, इट रिगार्ड एज अ प्रिंसिपल मींस फॉर एंटरिंग इनटू मास मार्केट फॉर सम न्यू प्रोडक्ट। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। अगर शुरुआत के अंदर जो है वो क्या है, रेट अगर कम है तो आप मास मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हैं। यस, फर्म जनरली एंटर इनटू प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विद एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इनिशियली। फर्म जो है वो एंटर करते हैं नए प्रोडक्शन इनटू द प्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जो फर्म एंटर करती है वो कैसे होती है, वो एंटर करते हैं विद एक्सेस कैपेसिटी के साथ में। ये बात भी क्या है, करेक्ट है, दोनों बात सही है, लेकिन रीजन जो है वो इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन में बात सही लिखी हुई है कि जब कभी भी फर्म जो है वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगी तो फर्म अपनी एक्सेस कैपेसिटी को क्या करती है, यूज करती है। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल कैपेसिटी के बियॉन्ड नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो नॉर्मल जो आप कर रहे थे उसके बियॉन्ड जो कैपेसिटी आपके पास अभी पड़ी है उसी को तो यूज करोगे। यस, लेकिन इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, डी। असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दे रखी है और क्या बोलता है असर्शन के अंदर, देखो बोलता है ए प्राइस रिडक्शन, अगर आप प्राइस को रिड्यूस करते हैं इट लेट्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। प्राइस को कम करने पर जो है वो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात सही है गलत है, सही है एकदम। फिर बोलता है इट रिजल्ट फ्रॉम प्राइस इफेक्ट कंप्राइजिंग। अब ये किसकी वजह से होगा कि प्राइस इफेक्ट जो है वो उसमें क्या आएगा, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होते हैं क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं सर, हमेशा पॉजिटिव ऐसा जरूरी नहीं है। तो रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां क्या है, असर्शन तो आपकी करेक्ट है बट रीजन क्या इनकरेक्ट, बोले तो सी। एक बार इसको देख लेना, ये मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो भी दिया हुआ है, इसको रीडिंग कर लेना एक बार, ठीक है ना, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो वो क्या बोलता है, इंडिकेट द करेक्ट, क्या हो रहा है यार इसको आज, इंडिकेट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एलएसी की बात हो रही है, लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ऑन विच द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन कैन बी डिटरमाइन। तो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके हिसाब से हम लोग जो वो क्या करते हैं, लॉन्ग रन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं। यस, अब इसके बारे में कुछ बातें बता रखी है, आपको जो वो बताना है इनमें से कौन सी सही है, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व अंडर द प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको आप यूज करते हैं किसमें, प्रोडक्शन फंक्शन में। ये बात एकदम क्या सही है। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व अंडर द होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व को आप यूज करते हैं कहां पे, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में। नहीं, होमोजीनियस के अंदर नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व को आप यूज करते हैं प्लानिंग कर्व के तौर पे। यस, लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व को आप यूज करते हैं एनवेलप कर्व के तौर पे। यस, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 3 एंड 4। यहां पे लिखा है फॉर ए लीनियरली, ध्यान देना, फॉर ए लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन द कर्व विल नॉट बी यू शेप। क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में कर्व यू शेप का नहीं रहेगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये तो लिटिल बिट डाउनफॉल हो जाएगा इन द इनपुट फंक्शन। सो ऑप्टिमम एसी जो है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो आपका कुछ ऐसा रहेगा, फ्लैटेड टाइप का, ठीक है। तो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, ठीक है, इसको आप लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हो इन पर्पस के लिए। तो किसके लिए, एक तो प्रोडक्शन, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन को सेट करने के लिए उसको प्लानिंग करके तौर पे यूज करते हो एंड एनवेलप करके तौर पे यूज करते हो। लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के तौर पे यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर जो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन अगर है तो वहां पे जो आपका डिमांड, जो आपका कर्व बनेगा वो यू शेप का नहीं बनेगा। आगे, मोनोपोली सिचुएशन इज नॉट डिजायरेबल मेनली बिकॉज ऑफ द मोनोपोलिस। मोनोपोली सिचुएशन बढ़िया नहीं है, क्यों, मोनोपोली सिचुएशन ज्यादा डिजायरेबल इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर देखो मोनोपोलिस जो होता है वो पावरफुल तो होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर मोनोपोलिस को नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया तो वो क्या करेगा, वही उतना ही प्रोडक्शन सिर्फ करेगा। तो उसके पास एक्सेस कैपेसिटी भी पड़ी है जिसको वो यूज कर सकता है, लेकिन वो उसका यूज नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मोनोपोलिस सिचुएशन जो है वो डिजायरेबल नहीं होती है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, डी। मोनोपोलिस सिचुएशन इज नॉट डिजायरेबल मेनली बिकॉज जो मोनोपोलिस्ट है विल प्रोड्यूस बिलो इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन इट एग्जिबिट सेटिस्फैक्शन विद द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। तो क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्रोड्यूस करेगा अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से भी कम पे, जब वो एग्जिबिट करेगा सेटिस्फैक्शन विद द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट से सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो अपने कैपेसिटी लेवल से भी कम पे जो वो क्या करेगा, काम करेगा। इसलिए मोनोपोलिस्ट सिचुएशन जो वो ज्यादा डिजायरेबल नहीं होती है। आगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हो, यस। प्रोडक्शन बिहेवियर एनालिसिस करते हो, यस। इनपुट रिवॉर्ड एनालिसिस करते हो, नो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हो, यस। तो आंसर क्या आएगा 36 का, 1, 2 एंड 4 बोले तो सी। आगे 37 नहीं करना, 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट नहीं है। पहला, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन एट ए फास्टर रेट एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ना और मार्जिनल कॉस्ट का कम होना दोनों जो है वो एसी के मुकाबले में क्या होता है, फास्ट होता है।
ये बात सही है। फिर बोलते हैं MC राइज एट ए फास्टर रेट एज कंपेयर टू द AC, ये भी सही है। MC इक्वल होता है AC के मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल रहेगा एवरेज कॉस्ट के, जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, ये बात भी क्या सही है। एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा MC के जहां पे MC मिनिमम हो, नहीं ये बात गलत है। जहां पे AC आपकी क्या होती है मिनिमम होती है, वहां पे MC और AC क्या होते हैं बराबर, तो आंसर क्या आएगा D। आगे इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहां आपको जो है वो बताना है, ये तो ठीक ही हो गया यार। डिमांड एनालिसिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, डिमांड को एनालाइज करते हैं, यस। प्रोडक्शन को एनालाइज करते हैं, यस। प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, यस। सेक्टर प्राइसिंग करते हैं क्या, नो। इकोनॉमिक एनवायरमेंट एनालिसिस करते हैं, यस। तो आंसर क्या आएगा सी। आगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मेजर बाय, प्राइस इलास्टिसिटी को जो है वो आप कैसे मेजर करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू में पी अपॉन में डेल्टा पी, तो ये कैसा है सेकंड फॉर्मूला, तो ओनली 2। आगे आपको जो है वो मैचिंग करना है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो है वो कहां होगा, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी सुपीरियर गुड्स में, यहां पे क्या होगा जितना इनकम बढ़ेगा तो उतना इनका डिमांड भी बढ़ेगा। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहां होगा, इन्फीरियर गुड्स में, क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इनकी डिमांड कम करेंगे। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो कहां होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड जो क्या होगी बढ़ेगी। और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कहां, कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर रेट बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका आएगा सी। आगे फॉर परफेक्ट, ध्यान देना, फॉर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में इंडिकेट करेक्ट कोड फॉर एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग। क्या परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, यस। परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को मार्केट की, यस। होमोजेनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा होता है, एक जैसा ही होता है, यस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की एब्सेंस होती है, यस। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, यस। और बायर का बिहेवियर कैसा होता है, रैशनल होता है, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी, 1 से 6 बोल तो सी। आगे द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड इनवेरिएबली चेंज करता है इनवर्सली टू चेंज इन इट्स प्राइस। मेरा क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है, बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है मतलब जो डिमांड है वो चेंज होती है इनवर्सली विद चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने पर हमेशा डिमांड कम होती है, ये बताओ बस एक बार, क्या हमेशा कम होती है? सर इन्फीरियर गुड्स के केस के अंदर या जो गिफन गुड्स थे वहां पे क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने पर गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो ये, और जबकि ये क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड इनवेरिएबली चेंज इनवर्सली टू द चेंज इन प्राइस, क्या हमेशा होगा? नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आगे क्या बोलता है देखो, प्राइस इफेक्ट जो है वो नेट रिजल्ट होता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट का। ये बात एकदम क्या है, सही है कि प्राइस इफेक्ट के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट, तो ये क्या है, सही। आंसर क्या आएगा, बोथ ए इज इनकरेक्ट, जबकि आर जो है वो क्या है, करेक्ट है, बी। ये बोथ नहीं है, असर्शन जो है वो क्या इनकरेक्ट है, जबकि रीजनिंग जो है वो क्या करेक्ट है। आगे कॉस्ट फंक्शन किससे रिलेटेड है, फैक्टर प्राइस से। फैक्टर का प्राइस इतना, मतलब जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो मतलब इनपुट का रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। सप्लाई फंक्शन जुड़ा हुआ है किससे, मेथड से। आपका मेथड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी सप्लाई आप ज्यादा कर सकते हो। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, आइसोक्वांट से। ओलिगोपोली जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, किंग के डिमांड कर से। तो 44 का आंसर जो है वो क्या आएगा, डी। आगे दी फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन दे रखा है, Q इज इक्वल टू 100 माइनस में 5p, व्हाट विल बी द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द प्राइस ऑफ 10। अब देखो 10 रुपए के ऊपर आपको बताना है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। अब देखो फॉर्मूला आपको जो पता है क्या, डेल्टा के अपॉन में क्या इंटू पी अपॉन में डेल्टा पे। अब देखो यहाँ पे आपको पास में क्वांटिटी दे रही कितना, 100 माइनस 5p, और प्राइस 10 रुपए के ऊपर बताना है आपको कि अगर प्राइस 10 है तो वहां पे जो है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं 10 रुपए को अगर मैं पुट कर दूं इस सिचुएशन में, तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगा कितना, 50। अगर रेट जो है वो क्या होगा, 10 रुपए होगा, तो हम जो है वो कितने क्वांटिटी, अगर प्राइस 10 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितना होगा, 50 होगा। ओके जी। अब यहां पे लेकिन आपको जो वो चेंज बताना है, तो चेंज कैसे निकलेगा, तो देखो ईपी का फॉर्मूला जो वो क्या होता है, डेल्टा के अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, यही होता है, यस। अब मैंने इसको क्या किया, मुझे ये निकालना है, पी और क्यू तो मेरे पास में अवेलेबल है, प्राइस तो मेरे पास में 10 रुपए है और क्वांटिटी मेरे पास में 50 रुपए, लेकिन मुझे ये निकालना है कि स्लोप निकालना है बेसिकली, ठीक है ना। तो डेल्टा के अपॉन में डेल्टा पी मुझे चाहिए, तो देखो डेल्टा के अपॉन डेल्टा पी अगर मुझे निकालना है तो यहां पे आप इस तरीके से इसको कंप्यूट जो है फिगर को यहां पे क्या कर दो, प्राइस को यहां पे डाल दो, और इसको आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा -5। अब ये -5 आ गया, अब इसको यहां पे बस सिंपली जो है वो क्या कर दो, पुट कर दो, डेल्टा के अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू, ये तो आ गया -5, और इसको आप यहां पे पुट करोगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1। तो अगर प्राइस जो है वो क्या है 10 रुपए, तो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। बाकी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो मैंने अलग से एक फाइल टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दी है, और अपना जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर पेपर नंबर 2 कॉमर्स में जब आप जाएंगे तो वहां पे मैंने स्पेशल
एक वीडियो, एक अलग से फोल्डर बनवाया है 2023 एमसीयू का, ठीक है। वहां पे इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल के नाम से जो है एक आपको वीडियो मिल जाएगी 20 मिनट की, उसको लगाना। उसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में जो आ सकते हैं मैंने वो सारे वहां पे डाले हुए हैं, तो उसको आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे, फिर ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उसमें कवर किया हुआ है, देख लेना एक बार के लिए। आगे सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है ये क्या है, ये दिया था किसने, बोमल ने। मैक्सिमाइजेशन फर्म ग्रोथ रेट ये किसने दिया, मैरिस ने। मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन जो है ये किसने दिया, विलियमसन ने। और सेटिस्फाइजिंग बिहेवियर थ्योरी जो दिया साइड एंड मार्च ने। तो आंसर जो आएगा 47 का वो क्या आएगा, ए। आगे 48 बोलता है द परसीव रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग ए डोमेस्टिक फर्म इन इंटरनेशनल एनवायरमेंट इज मच हायर। अगर कोई डोमेस्टिक फर्म जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो वो काम करेगी तो वहां पे जो रिस्क रहेगा वो ज्यादा रहेगा। यस, असर्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजनिंग बोल रहा है इंटरनेशनल एनवायरमेंट जो ज्यादा वोलेटाइल होता है और डोमेस्टिक फर्म जनरली डज नॉट हैव द फुल इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल एनवायरमेंट एक तो वोलेटाइल भी और जो डोमेस्टिक फर्म है उसके पास इंटरनेशनल एनवायरमेंट की सारी नॉलेज जो ऐसा भी जरूरी नहीं होता, इसीलिए प्रिडिक्शन ढंग से कर नहीं पाएंगे तो रिस्क हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस, इनमें से कौन सी ऐसी अजम्पशन है रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज पर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आपको यहां पे जो वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है उसकी आपको जो वो क्या बतानी है, अजम्पशंस है वो बतानी है आपको। तो सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर ये मानते हैं कंज्यूमर जो रैशनल है, बोलो यस सर, कंज्यूमर रैशनल। अनलिमिटेड मनी इनकम होती है, अनलिमिटेड होती है, नहीं लिमिटेड इनकम होती है। यूटिलिटी कार्डिनल मेजर, क्या यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर, काउंटिंग नंबर में मेजर कर सकते हो, यस। डिमिनिशिंग एमयू ऑफ मनी, नहीं। मार्जिनल जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये नहीं आएगा। डिमिनिशिंग एमयू ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है कमोडिटी का वो लगातार डिमिनिश होता रहेगा, यस। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर जो है वो क्या करना चाहता है, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है, यस। और यूटिलिटी जो वो मल्टीप्लिकेटिव होती है, नहीं सर, यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, एडिटिव होती है। क्या होती है, एडिटिव, कि अलग अलग जो यूटिलिटी आएगा उन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो जाके मेरी क्या बनती है, टोटल यूटिलिटी। तो ये आपका गलत हो गया। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1356 बोल तो सी। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या, बोलता है कॉस्ट विच डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ कैश आउटले nor do they appear in the accounting system is known as the opportunity cost। उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी कॉस्ट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है कॉस्ट विच डू नॉट टेक इनटू द, जो ना तो कैश आउटले में आती है, नो ना ही वो अकाउंटिंग सिस्टम में होगा, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। बताओ एक बार, मतलब एक ऐसी कॉस्ट विच डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ द कैश आउटले, ना तो कैश जा रहा, ठीक है ना, नोर दे अपीयर इन द अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बताओ, आर नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपको बताना है। और स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो है वो क्या है, कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस एंड अनपेड इंटरेस्ट ऑन द ओनर ओन फंड आर नोन एज अ संक कॉस्ट। ओनर के ओन फंड पे जो आप पैसा कमा, जो आपकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ये बताओ एक बार। खुद के साधन की कॉस्ट उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, खुद के साधन की जो कॉस्ट होती है उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, इंटरनल वो आपका जो प्रॉफिट की नॉर्मल प्रॉफिट जो हम बोलते हैं, ओनर ओन फंड की जो कॉस्ट होती है उसको कहीं ना कहीं हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोलो यस और नो, यस। तो ये बताओ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस हो गया या अनपेड इंटरेस्ट हो गया ऑन द ओनर ओन फंड, उसको संक कॉस्ट बोलते हैं, नहीं सर उसको संक कॉस्ट नहीं बोलते, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो ये जो है वो क्या हो गया, आपका गलत हो गया। और ऊपर क्या बोले, एक ऐसी कॉस्ट विच डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ कैश आउटले, ना एक ऐसी कॉस्ट है ना तो उसमें उस कॉस्ट से ना तो आप कैश जाएगा और ना ही वो अकाउंटिंग सिस्टम आएगी, वो क्या अपॉर्चुनिटी है सर, उसको बोलते हैं हम लोग संक कॉस्ट, जिसका जो कहीं पे भी अब शो भी नहीं होगी, जो ऑलरेडी पास्ट में घटित हो चुकी है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर जो आएगा 50 का वो क्या आएगा, बी। ओके जी सर, लो जी, ये हमने क्वेश्चन कर लिए 17 एक और लगभग 50 एक, तो 67 लगभग क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कट भी हो गए, तो लगभग 65 क्वेश्चन जो है हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करें। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन और डाल दिए हैं, ये 51 से लेकर के, और आपको यहां पे मिलेंगे ये 90 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो अभी 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और हैं। हमने जो किया, हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, प्लस में हम लोगों ने 50 एक्स्ट्रा और कर लिए, अब ये 40 और हैं। तो अगर आप करना चाहे तो आप इनको कर लेना। इसका आंसर की मैं अब लास्ट में जो है वो आपको डाल के दे दूंगा, यहां पे जो है आंसर की आपको मिल जाएगा। तो अगर आप करना चाहे तो इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी तरफ से इकोनॉमिक्स के बढ़िया वाले जो हमने क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो पूरा ये जो सब्जेक्ट है, यहां से जो जो आ सकता था वो हमने सारा का सारा पैकअप कर लिया। इसको बढ़िया तरीके से कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो वो करेंगे हमारे मार्केटिंग के क्वेश्चन को। ओके जी,
तो ये थे अपने क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लगे अच्छे कमेंट करना, कोई कमी लगी वो भी बताना, और साथ में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप वो भी दे सकते हैं, फील फ्री, कमेंट बॉक्स पे वो ओपन है, तो आप वहां पे जो है जो भी आप कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके हाँ जी, बाकी अगर आप जो है वो दिसंबर के लिए तैयारी करें, दिसंबर 2023 के लिए, तो हमारा ऑनलाइन बैच चलता है, तो अगर आप चाहे तो हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, दोनों का स्टडी मटेरियल, दोनों के एमसीक्यूज, हर चीज आपको जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वीडियोस रिकॉर्डेड है, अपने टाइम के हिसाब से कभी भी लगा सकते जब आपका मन करे। ओके जी सर, चलो ये थे अपने क्वेश्चन, इसको जल्दी से निपटाइए और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन के लिए बढ़िया तरीके से लगे रहो और सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, ठीक है ना जी। चलो ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।